रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से हमने 3 कंप्लीट किए थे, क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड रिडक्शन, राइट। याद है आपको क्लीनिंग में क्या होता है? यस बताओ कोई तो। क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? मैम हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज होते हैं राइट, और हैंडलिंग नॉइजिंग डाटा होता है। वेरी गुड। डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ मिसिंग डेटा है, मिसिंग वैल्यूज़ है, तो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते, मतलब उनको या तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके, या फिर उसको हम डिलीट कर सकते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है तो, राइट। देन हैंडलिंग नॉइजी डेटा, मतलब अगर हमारे डेटा में कुछ आउटलायर्स है या कुछ इररिलेवेंट डेटा है तो उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसमें रिमूविंग डुप्लीकेट्स भी आता है, और इनकंसिस्टेंट डेटा को भी हम कंसिस्टेंट करते हैं। डेटा क्लीनिंग मतलब बेसिकली हम जो भी डेटा है हमारे पास उसको क्लीन, मतलब लिटरली हम उसको साफ़ ही करते हैं, राइट। जो कुछ भी उसमें कचरा होगा वो हम निकाल देते हैं। उसका जो क्लीनिंग का मतलब होता है इन जनरल वही मीनिंग है यहाँ पे डेटा में भी। मतलब जो कुछ भी हमें अननेसेसरी, इररिलेवेंट, मीनिंगलेस डेटा होता है वो सब हम रिमूव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का याद है किसी को? इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? यस, नो मैम। किसी को भी याद नहीं है इंटीग्रेशन? मैम इंटीग्रेशन में डाटा सोर्स और डाटा एक्सचेंजिंग रहता है। ओके, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो हमारे पास डेटा आता है उसको सिंगल डेटा सेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। लेकिन सिंगल डेटा सेट में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ कुछ बातें उसकी चेक करनी होती है, जैसे एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर मेरे एक डेटा सेट में स्टूडेंट का डेटा है स्टूडेंट नाम से, दूसरे डेटा सेट में अगर स्टूड नाम से है, तो फिर मुझे वो देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है, इसमें कॉलम सेम है, तो फिर इंटीग्रेट कर दूँ। कॉलम के भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको एक सेम करके फिर हम उसको मर्ज कर सकते हैं। या फिर फॉर्मेटिंग का अगर कुछ इशू है उसमें, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि अगर एक डेटा सेट में MMDDYY में डेटा स्टोर है और दूसरे डेटा सेट में DDMMYY है, अगर हम उसको एज इट इज स्टोर कर लेंगे तो सब डेट्स रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो वो फॉर्मेटिंग चेक करके हम उसको डेटा को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट का मीनिंग होता है मर्ज करना, कंबाइन करना, मतलब एक मिलाना, एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ मिलाकर एक बड़ा डेटा सेट बनाना, ठीक है। देन नेक्स्ट वाज डेटा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब हमें डेटा का साइज़ यहाँ पे कम करना है, ठीक है। डेटा माइनिंग के लिए हमें लार्ज अमाउंट का ही डेटा लगता है, बड़ा ही डेटा लगता है, लेकिन अननेसेसरी अगर बड़ा डेटा है हमारे डेटा सेट में तो उससे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट का एज भी हमने स्टोर किया है और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ किया है, तो दोनों कॉलम की कुछ ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर डेट ऑफ बर्थ ही हम सेव करेंगे तो उससे एज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो डेटा होता है इसको अगर हम निकाल दें डेटा से तो हमारा डेटा भी कम होता है और फिर प्रोसेसिंग में टाइम भी कम लगता है, राइट। रिडक्शन मतलब, यस मैम। रिडक्शन मतलब जो डेटा का वॉल्यूम होता है उसको कम करना, और उससे क्या होता है, एनालिसिस ईजी होता है और रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। हम बर्थ डेट से एनालिसिस करें या फिर एज से करें, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर हम उसका स्टोरेज स्पेस कम कर दे, प्रोसेसिंग का टाइम कम कर दे, तो रिजल्ट हमें जल्दी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आता है रिडक्शन में। नेक्स्ट लास्ट स्टेप था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा प्री प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो कुछ भी डेटा है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगेन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ कुछ प्रोसेसेस आती है, जैसे स्मूथिंग, एग्रीगेशन, डिस्क्रिटाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। दीज ऑल आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के अलग अलग ये मेथड्स हैं। ठीक है, स्मूथिंग में क्या आता है? स्मूथिंग में हम डेटा में जो भी नॉइज़ है उसको निकालते हैं, और स्मूथिंग से हमें पता चलता है कि कौन से फीचर्स डेटा में इम्पॉर्टेंट है, किसको रखना है, किसको निकाल देना है, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड में कोई ज्वाइन कर रहा है। स्मूथिंग का मतलब होता है नॉइज़ को रिमूव करना डेटा से, और उसे हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स या डेटा सेट में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं उनका पता चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन का एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के फंक्शंस आपने एसक्यूएल में भी देखे होंगे, याद है आपको एग्रीगेशन फंक्शंस इन एसक्यूएल? RDBMS पढ़ा है ना आपने, उसमें एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में। क्या होता है एग्रीगेशन का मतलब? यस, किसी को भी याद नहीं है एग्रीगेशन? नहीं मैम। RDBMS पढ़ा है ना आपने? यस मैम। तो RDBMS में एसक्यूएल में एग्रीगेशन नहीं पढ़ा आपने? मैम पढ़ा होगा लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। और किसी को? काउंट, सम, ऐसे फंक्शंस देखे आपने? काउंट यस होता मैम, है, देखे। सम होता यस है, AVG होता है, यस मैम, राइट, और एवरेज, काउंट, सम, मीन, मैक्सिमम। मैक्स, ये सारे यस मैम। एग्रीगेशन के फंक्शंस हैं इन एसक्यूएल, राइट। तो इस फंक्शन से हम क्या करते हैं? मैम, दो वैल्यूज का ग्रुप बना के और फिर उसको राइट, सिंगल वैल्यू एक इसको हम रिटर्न करता है। ग्रुप, हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड को ग्रुप करके एक सिंगल वैल्यू हमें मिलता है, राइट। जैसे काउंट से हमें नंबर ऑफ रोज मिलेगा, सम से हमें अगर कोई न्यूमरिक वैल्यू है तो उन सारे वैल्यूज़ का सम मिलेगा, एवरेज से एवरेज मिलेगा, मिनिमम से सारे वैल्यूज़ में जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलेगा, राइट। तो सेम वे डेटा सेट में अगर हमें समरी के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है तो एग्रीगेशन हम कर सकते हैं, राइट। सो द डेटा सेट विच इज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज इंटीग्रेटेड इनटू डेटा एनालिसिस डिस्क्रिप्शन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप सिंस एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, ये एग्रीगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर आपको एग्रीगेशन में डेटा चाहिए, अगर डेटा की आपको समरी चाहिए तो वो समरी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है डेटा के एक्यूरेसी पे। जितना आपके पास डेटा एक्यूरेट होगा उतनी आपको समरी भी एक्यूरेट मिलेगी, राइट। तो कोई भी डेटा माइनिंग का प्रोसेस है उसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होंगी तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, then next process Yes, is ma'am. another method of data transformation is discretization. डिस्क्रिटाइजेशन भी हम यूज़ करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। डिस्क्रिटाइजेशन अगर हम करते हैं तो उससे भी हम डेटा रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा रिडक्शन कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स के अलग अलग क्लासेस का टाइमिंग दिया हुआ है तो हर एक क्लास को स्टोर करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उस टाइमिंग को इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 to 5 PM, 6 to 8 PM, और अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको स्टोर करेंगे। तो डिस्क्रिटाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग डेटा इनटू इंटरवल्स। जैसे अगर सेल्स का डेटा है तो सेल्स का डेटा एक सेल्स की वैल्यू स्टोर करने से अच्छा मैं 50,000 to 1 लाख का डेटा एक इसमें स्टोर कर दूँ, राइट। उसके आगे का डेटा दूसरे इसमें स्टोर कर दूँ, तो इससे क्या होता है, डेटा रिडक्शन भी होता है और मतलब डेटा का साइज़ भी कम होता है।
ठीक है। एंड देन लास्ट मेथड इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी रेंज का डेटा हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सेल्स का डेटा है मान लो, तो अगर ये सेल्स का डेटा है 50,000 1 लाख ऐसे वैल्यूज़ है और इसको अगर आपने नॉर्मलाइज किया तो ये डेटा कन्वर्ट होता है बिटवीन -1.0 टू 1.0 के रेंज में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में अगर आपको डेटा चाहिए तो इसको हम स्केलिंग करते हैं, मतलब मैपिंग करेंगे। तो मैप करके हम क्या करेंगे, इससे भी डेटा जो है हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर नॉर्मलाइज डेटा है हमारे पास तो उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमें डेटा माइनिंग के बाद वो एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि हमारे डेटा में जैसे हमारे पास मान लो कि एक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। एम्प्लॉय के डेटा में एज होगा और सैलरी होगा, ठीक है। तो एज में वैल्यूज़ होंगे 30 35 ऐसे, और सैलरी में वैल्यूज़ होंगे 35,000 45,000 ऐसे, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एज में जो वैल्यूज़ होंगे और सैलरी में जो वैल्यूज़ होंगे उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी हम कुछ डेटा माइनिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं डेटा पे, तो उसको कॉलम कौन सा है, कॉलम का नाम क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ वैल्यूज़ को देखता है और वैल्यूज से कुछ पैटर्न फाइंड आउट करता है, राइट। तो अगर सैलरी में ज़्यादा बहुत बड़े वैल्यूज़ है तो वो क्या करेगा, सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और एज को कम इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि एज में बहुत छोटे छोटे वैल्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू सैलरी। तो इस टाइप का अगर डेटा है तो इसको हम क्या करते हैं, एज को भी हम नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब -1.0 टू 1.0 के रेंज में कन्वर्ट करेंगे, और सैलरी को भी हम वैसे ही करेंगे, -1.0 टू 1.0 के रेंज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, फिर एक ही रेंज में हमारा डेटा आ गया तो वो एज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट फीचर समझेगा जितना सैलरी है। गेटिंग इट? नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी वैल्यूज़ है उनको भी एक पर्टिकुलर रेंज में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में किसी को कुछ डाउट है? डेटा प्री प्रोसेसिंग के ये जो 4 स्टेप्स है इसमें किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट इज क्लीनिंग, देन इंटीग्रेशन, रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा माइनिंग इश्यूज। यहाँ पे इश्यूज का मतलब है कि डेटा माइनिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए, राइट। इश्यूज मतलब नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे डेटा माइनिंग इश्यूज मतलब वेन एवर वी अप्लाई डेटा माइनिंग ऑन एनी डेटा विच थिंग्स वी शुड कंसिडर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 इश्यूज है, सो विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इशू इज माइनिंग मेथोडोलॉजी। ओके, सो ये माइनिंग मेथोडोलॉजी फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग हाउ डेटा इज माइंड, मतलब हमें डेटा माइनिंग करके रिजल्ट क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे हमें माइनिंग मेथोडोलॉजी डिसाइड करनी है, ठीक है। जैसे जब भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ यूज़फुल पैटर्न्स, ट्रेंड्स, एसोसिएशन या फिर कुछ एनोमलीज मतलब आउटलायर्स मिलने चाहिए, ओके। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक दिस, कि हमें कुछ ट्रेंड फाइंड आउट करना है। जैसे अगर कुछ कंपनी है तो उसका सेल्स का ट्रेंड कैसे है, राइट। मैंने एक आपको फिगर बताया था, अगर आपको याद होगा, कि मंथली ट्रेंड था उसमें सेल्स का,
कि जनवरी में कितना सेल्स हुआ था, फिर फेब में कितना हुआ था, फिर मार्च में क्या हुआ था, फिर अप्रैल में क्या हुआ था। तो डेटा माइनिंग का पर्पस होता है एक तो ऐसे ट्रेंड फाइंड आउट करना, ताकि हमें पता चले कि कौन से मंथ में बहुत सेल्स ड्रॉप हुआ था, तो हम उस मंथ में कुछ डिस्काउंट लगा दें या कुछ ऑफर्स लगा दें, तो ये जो सेल ड्रॉप हुआ है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा माइनिंग से हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं या फिर एसोसिएशन पता चलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ब्रेड और बटर का। Yes, ऐसे ma'am. हाँ, ऐसे बिजनेसेस में अलग अलग एसोसिएशन हो सकते हैं। अगर हमें वो एसोसिएशन पता चलते हैं तो उससे भी हम कुछ डिसीजन लेके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डेटा माइनिंग का पर्पस क्या होता है कि एक तो कुछ ट्रेंड्स फाइंड आउट करना, कुछ एसोसिएशन फाइंड आउट करना, या फिर एनोमलीज फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। एनोमलीज का मतलब होता है कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी, राइट। तो अगर बैंकिंग की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे कुछ अलग एक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा माइनिंग से, दैट इज कॉल्ड एज एनोमलीज। और एनोमलीज का यूज होता है फ्रॉड डिटेक्शन में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे हम डेटा माइनिंग के अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हैंडलिंग हाई डायमेंशनल डेटा। जब भी हम डेटा माइनिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डेटा होता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स डेटा माइनिंग का जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, हमें इंश्योर करना है कि वो एल्गोरिदम अच्छे से ये सारे एट्रीब्यूट्स को हैंडल करेगा। ठीक है, देन डीलिंग विद नॉइजी एंड इनकम्प्लीट डेटा। इन डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले हमें उस डेटा पे जो हमने अभी देखा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था, तो अच्छे से प्री प्रोसेसिंग करके फिर उसके बाद ही हमें उस पर डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करने हैं। अगर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट एक्यूरेसी, हमारा एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हियर इज पैटर्न इवैल्यूएशन। ठीक है, जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लो कि हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद जो कुछ भी हमें ट्रेंड मिला है, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम जो भी पैटर्न वो एल्गोरिदम देगा वो यूजफुल है, राइट। तो वहाँ पे हमें जो कुछ भी पैटर्न मिले हैं, जो कुछ भी हमारे एल्गोरिदम का रिजल्ट मिला है, उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है मतलब चेक करना है कि वो यूज़फुल है या नहीं है। अगर यूज़फुल है तो ही हम उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, अगर वो यूज़फुल नहीं है तो उसको हमें डिस्कार्ड करना है या फिर उसका कुछ यूज़ ही नहीं है, राइट। लेकिन ऐसे नहीं है कि डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद जो कुछ भी पैटर्न मिला है वो ऑलवेज यूज़फुल ही होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कभी कभी ऐसे भी पैटर्न मिलते हैं कि जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो एनालिसिस भी हमें करना पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग डेटा माइनिंग एल्गोरिदम, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे ऑनलाइन स्टोर एनालाइज कस्टमर बिहेवियर बट इट मस्ट रिमूव फेक रिव्यूज़, राइट। मतलब ऑनलाइन अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कुछ भी रिव्यू होगा वो ट्रू रिव्यू ही होगा, वहाँ पे फेक रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट। और अगर ऐसे फेक रिव्यूज़ भी हम डेटा एनालिसिस में कंसिडर करेंगे तो वो हमें गलत रिजल्ट्स देगा, राइट। तो हमें वो फेक रिव्यूज़ आइडेंटिफाई करके रिमूव करने हैं और फिर उसके ऊपर हम कुछ एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डेटा माइनिंग इशू? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज यूज़र इंटरेक्शन इशू। यूज़र इंटरेक्शन में आते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, इसमें आते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेस मतलब, इंटरफेस का क्या मतलब समझते हो आप? UI, GUI समझते हो ना? Yes, ma'am. यस मैम। सो जो कुछ भी एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं उसमें यूज़र का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब यूज़र कुछ क्वेरी करेगा, यूज़र जब आपके प्लेटफॉर्म पे आके कुछ सर्च करेगा,
तो वो जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए, राइट। Yes, यूजर शुड बी एबल टू रिफाइन सर्चेस, फिल्टर रिजल्ट्स डायनेमिकली, राइट। जो अमेजोन में हम फिल्टर लगाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, राइट, उससे हमारा काम इजी होता है। yes, ma'am. अगर ऐसे फिल्टर सॉर्ट नहीं होते तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट, राइट। तो ऐसे अगर कुछ इंटरफेसेस है कि जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो वो उस पे जाना हम पसंद नहीं करते, राइट। दैट इज़ वाई कितना भी अच्छा आपने अल्गोरिदम अप्लाई किया हो, लेकिन अगर यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका कुछ यूज़ नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरएक्टिव माइनिंग। मतलब जब इंटरफेस भी आपने अच्छा बनाया है और अल्गोरिदम भी अच्छा अप्लाई किया है, it becomes interactive mining. Yes, Then ma'am. next is background knowledge. See, as a data analyst, अगर आप डेटा माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, डेटा माइनिंग बेसिकली करते हैं डेटा एनालिस्ट, राइट। डेटा एनालिस्ट जब डेटा माइनिंग करता है किसी भी डेटा पे, तो बेसिकली उसको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी बैंकिंग के डेटा पे काम कर रही हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट, तो मुझे वो बैंकिंग में जो कुछ भी प्रोसेसेस चलते हैं उसका प्रायर नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग के या बिजनेस के डेटा पे काम कर रही हूँ, तो मुझे उसमें जो कुछ भी प्रोसेसेस चलते हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। देन ओनली आई कैन अप्लाई डेटा माइनिंग अल्गोरिदम इफ़िशियंटली। उसके बाद अगर मुझे बैंकिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है और मैं सिर्फ डेटा माइनिंग कर रही हूँ उसके ऊपर, तो जो कुछ भी मुझे पैटर्न्स मिलेंगे वो मैं समझ भी नहीं सकती, उसका मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये पैटर्न मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। दैट इज़ वाई जब भी हम डेटा माइनिंग अल्गोरिदम किसी भी डेटा पे अप्लाई करते हैं तो उस डोमेन के बारे में मुझे प्रायर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर इज डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे पैटर्न्स, जो कुछ भी हमने पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं उनको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज करने के बाद वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। सो जो कुछ भी हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद we should present that analysis in understandable way by using different visualization techniques, right। हमने बहुत सारे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी देखे थे, याद है किसी को? यस मैम। ग्राफ्स, चार्ट्स, बताओ एक दो मैम यस एग्जांपल। मैम, लाइन चार्ट था मैम, बार लाइन चार्ट चार्ट, था, हिस्टोग्राम था, वेरी गुड। बार चार्ट, पाई हिस्टोग्राम, चार्ट मैम, वेरी गुड। और पाई चार्ट, और मैम एक और था मैम, वो एक नेम था याद हीट नहीं। मैप, Yes, ma'am. यस मैम, हीट मैम, हाँ, और एक था स्कैटर और प्लॉट, एक और था, यस मैम। ठीक है। तो जब आप ऐसे कुछ टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन के टेक्निक यूज़ करके आपका डेटा एनालिसिस प्रेजेंट करते हो तो वो और भी अच्छे से समझ में आता है। सो यू शुड ऑलवेज यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स, ठीक है, टू शो योर पैटर्न्स। दिस इज यूज़र इंटरेक्शन इश्यूज, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके। देन नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी इश्यूज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इशू है, क्योंकि जब भी हम डेटा अप्लाई करते हैं, डेटा माइनिंग अप्लाई करते हैं डेटा पे, तो दैट डेटा सेट्स आर ऑलवेज ह्यूज। वो टीबी में या पेटाबाइट्स में डेटा होता है, राइट। और ऐसे इतने बड़े डेटा पे डेटा माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके भी आपको क्विक रिजल्ट्स देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आप अमेज़ोन के साइट पे गए और अमेज़ोन के साइट पे आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं, राइट। तो अगर वो जब आपने साइट ओपन किया और वो रिकमेंडेशंस देने में 15-20 मिनट लगा रहा है, लोड ही नहीं हो रहा है, तो यू कैन नॉट वेट टिल 10 to 15 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बहुत बड़े डेटा पे भी वर्क कर रहे हो, फिर भी आपके जो रिजल्ट्स है वो क्विक होने चाहिए, राइट, इफ़िशिएंट होने चाहिए, या आपका जो सिस्टम है वो स्केलेबल होना चाहिए। Yes, ma'am. हाँ, सो वो एक चैलेंज होता है जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं या मशीन लर्निंग करते हैं, हम किसी भी इस पे बिग डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे इफ़िशियंसी और स्केलेबिलिटी का इशू बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज डेटा इज़ इन ह्यूज अमाउंट। उस पर हम कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसमें से जो भी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो हमें यूज़र को इन प्रेजेंटेबल वे डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस।
So your system should be able to handle such challenges, big data challenges. फिर वो हैंडल करने के लिए समटाइम्स हमें पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड माइनिंग भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे क्लाउड पे हमने डेटा स्टोर किया है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे डेटा स्टोर किया है, तो ये हमें हेल्प करते हैं क्विक प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और एक इसमें इशू है इंक्रीमेंटल माइनिंग। इंक्रीमेंटल मतलब डे बाय डे डेटा हमारा इंक्रीज होता जाता है, राइट। जैसे अगर आज अमेजोन के 1 बिलियन यूज़र होंगे तो कल 2 बिलियन हो जाएंगे, राइट। आफ्टर 1 मंथ वो Yes, 10 ma'am. बिलियन भी हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपने एक सिस्टम बनाया जो 2 बिलियन के डेटा पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन जब आपका डेटा 1 मंथ के बाद मल्टीपल हो जाएगा तो इसके बाद आपका सिस्टम इस पर वर्क ही नहीं करेगा। तो पहले से ही आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो इंक्रीमेंटल माइनिंग करे, मतलब अगर डेटा आपका इंक्रीज भी हो जाता है तो वो डेटा को अपडेट करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी अपडेट करे और इफ़िशियंसी और स्केलेबिलिटी भी आपकी कम ना हो। इस टाइप से आपका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है कि नेटफ्लिक्स कंटिन्यूसली एनालाइजेस मिलियंस ऑफ यूज़र प्रेफरेंसेस टू सजेस्ट मूवीज़ इन रियल टाइम, ठीक है। ये होता है ना नेटफ्लिक्स पे अगर आप जाते हो तो जितने भी यूज़र्स हैं सबको, सबके ही इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, सबके चॉइसेस अलग अलग होंगे, प्रेफरेंसेस अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो सबको ही मूवी के सजेशंस देता है, राइट, इन रियल टाइम। So your system should be like that. Then next मैम is मैम ये अकवाल आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है क्लास ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं हो पा रहा मैम। ओके, एक मिनट, बहुत ही लेट ज्वाइन हो गया वो। मैम वो कह रहा है कि पता नहीं इंटरनेट इशू है ऐसा कुछ। ठीक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ डेटाबेस इशू। इसमें क्या होता है कि ये हमने पहले भी देखा है, जब भी हम डेटा माइनिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेस। जैसे कोई एक रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, कुछ डेटा आपका इमेज के फॉर्मेट में होगा, कुछ ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ वीडियो के फॉर्मेट में होगा, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, राइट। कुछ भी रिलेवेंट डेटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग फॉर्म्स। तो अगर डाइवर्सिटी भी है आपके डेटाबेस में, फिर भी यू शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म दिस डेटा इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, और उसके बाद हमें उस पर प्रोसेसिंग करना है, राइट। सो डेटा माइनिंग नीड्स टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, राइट, रिलेशनल डेटाबेस है, या सोशल मीडिया पोस्ट है, ईमेल्स है, या फिर माइनिंग फ्रॉम ग्लोबल रिपोजिटरी। लोकेशन का डेटा, अलग अलग लोकेशन से डेटा आपने कलेक्ट किया होगा तो उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या फिर कुछ रियल टाइम भी डेटा होगा, जैसे IoT डिवाइसेस से जो डेटा कलेक्ट होता है, जैसे स्मार्ट वॉचेस से डेटा कलेक्ट होता है। IoT डिवाइसेस अलग अलग जगह पे लगे हुए होते हैं, राइट। जैसे रोड पे जो कैमराज होते हैं वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, दीज आर नथिंग बट द IoT डिवाइसेस। या सिंपली आपने कोई स्मार्ट वॉच पहना है तो स्मार्ट वॉच भी एक IoT डिवाइस है जो डेटा जनरेट करता है, राइट। तो अगर ऐसे अलग अलग फॉर्म में डेटा है आपके पास, देन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू इंटीग्रेट दैट डेटा, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दैट डेटा हमें उस पर डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं, राइट। ओके मैम। ओके, देन लास्ट इज सोशल एंड इथिकल इश्यूज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है डेटा माइनिंग का, कि जब भी हम डेटा अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे Yes, ही ma'am. हम डेटा माइनिंग अप्लाई करके कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा को रिवील नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो भी डेटा एनालिस्ट है उसको समझना होगा कि ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसमें जो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा उसको हमें रिवील नहीं करना है। सो यूज़र शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा,
या फिर अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा आपने रिवील कर दिया तो उसका मिसयूज भी हो सकता है. दिस शुड नॉट हैपन. देन डेटा, कभी कभी डेटा जो होता है उसमें बायस होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे अगर मेरे डेटा में कुछ अलग अलग पॉपुलेशन का डेटा है तो उसमें रेसेस होते हैं ना, जैसे फेयर होता है, व्हीट होता है, पता है ना आपको. यस मैम. हाँ, जैसे कलर, स्किन कलर से बहुत अलग बाहर के कंट्रीज में इश्यूज होते हैं, राइट. तो अगर मेरे डेटा में फेयर वाले लोग ज़्यादा है तो डेटा माइनिंग अल्गोरिदम अप्लाई करने पे क्या होगा कि वो जो डेटा ज़्यादा है उस पे ज़्यादा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड एज बायस. इसीलिए जो कुछ भी हम डेटा देंगे वो उस डेटा में सबसे पहले हमें, मतलब कुछ भी डेटा माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले हमें देखना होगा कि उसमें बायस है या नहीं. अगर डेटा बायस्ड है तो वो बायस निकाल के फिर हमें एल्गोरिदम अप्लाई करना है, तो ही वो करेक्ट रिजल्ट देगा. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एल्गोरिदम आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में रिजल्ट दे रहा है और दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट रिजल्ट दे रहा है, राइट. ये भी बहुत सोशली ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मुझे पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन सोशली ये जो मैम इशू समझ है, गया मैम. समझते हो ग्रॉक ना. एआई भी ऐसा ही करता है मैम. क्या. मैम वो जो ट्विटर का ग्रॉक एआई है ना, वो भी मैम ऐसा ही करता है कुछ. हाँ हाँ, राइट, पढ़ा है ना मतलब आपने. हाँ, तो ऐसे यस मैम. सोशल इश्यूज जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर इसमें आप एआई अप्लाई करते हो और वो एआई कुछ ऐसे रिजल्ट दे रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में, तो फिर सोशली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है. इसीलिए जब भी आप डेटा माइनिंग या कुछ डेटा एनालिसिस अप्लाई करो तो आपको पहले देखना है कि आपके डेटा में बायस या डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं. अगर है तो उसको रिमूव करके फिर अगर आप डेटा माइनिंग अप्लाई करोगे तो वो आपको सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो आपको बायस्ड रिजल्ट देगा. ठीक है. और एक होता है यहाँ पे इनविजिबल डेटा माइनिंग. इनविजिबल डेटा माइनिंग का मतलब, ये तो बहुत बार यूज होता है, हमें पता भी नहीं होता कि मैं फेसबुक में इतने पोस्ट डाल रही हूँ या इंस्टाग्राम पे इतने पोस्ट डाल रही हूँ और मेरा डेटा यूज हो रहा है, राइट. दिस इज कॉल्ड एज इनविजिबल डेटा माइनिंग. मतलब मेनी यूजर्स डोंट रियलाइज दैट डेटा इज बीइंग कलेक्टेड फॉर मार्केटिंग एंड एनालिसिस. हमें पता ही नहीं होता है कि जो डेटा मैं जनरेट कर रही हूँ उसका कहीं ना कहीं पे तो यूज होता है. अभी तो इसका बहुत यूज हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी या जो ग्रोक आपने बताया, जेमिना, ऐसे जो कुछ भी चैट बॉट्स है, एआई बॉट्स है, वो सब हमारा डेटा ही यूज करके हमें ही उसका रिजल्ट दे रहे हैं, राइट. लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये डेटा मेरा यूज हो रहा है. जैसे चैट जीपीटी पे अगर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट डाल के सर्च किया तो वो सेम प्रॉम्प्ट वो कुछ और रिजल्ट के लिए भी यूज करता है, राइट. सच टाइप ऑफ डेटा माइनिंग इज कॉल्ड एज इनविजिबल डेटा माइनिंग, जो हमें डायरेक्टली पता नहीं चलती लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज होता है. क्लियर. यस मैम. इश्यूज में किसी को कुछ डाउट है? डेटा माइनिंग के जो 5 इश्यूज हमने डिस्कस किए, अगर आपको कुछ डाउट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो. क्लियर है सब? Yes, ma'am. यस मैम. ओके फाइन. सो विद दिस हमने जो फर्स्ट 8 मॉड्यूल्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसको मैंने एक यूनिट में डाला था, राइट. तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने निकाले हैं. ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्लासरूम पे, तो आप देख लेना. ये मैम कुछ ये इम्पोर्टेंट, पीपीटी भी मिलेगा क्या हमें? हाँ हाँ, ये सेम पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ना. पूरा जो भी मैंने पढ़ाया ना आपको, ये पूरा पीपीटी मैं ओके शेयर मैम. कर दूंगी क्लासरूम पे, ठीक है. उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ओके मैम. तो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है मैम. तो फर्स्ट 8 मॉड्यूल्स हमने कंप्लीट कर दिए. अभी नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स है वो मैंने सेकेंड यूनिट में डाले हैं, और टाइम है ना हमें 20 मिनट्स. हम स्टार्ट कर देते हैं सेकेंड यूनिट, ठीक है. Okay, ma'am. ओके, इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा उसका. दिख
दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So next unit is about data warehousing. ठीक है, जिसमें मॉड्यूल 9 to 12 हम कवर करेंगे। इसमें सारे डेटा वेयर हाउस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर, देन ओलैप वर्सेस OLTP एंड लास्ट टॉपिक होगा डेटा क्यूब। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी दिया था, इसमें हम वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको याद होगा तो मैंने पूछा था आपको कि वेयर हाउस क्या होता है, याद है? यस यस मैम। हाँ, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो डेटा वेयर हाउस क्या होता है बेसिकली, जो जनरली हम वेयर हाउस वर्ड यूज़ करते हैं गोदाम जैसे, या फिर स्टोरेज होता है, सेम थिंग अप्लाइज टू डेटा, राइट। जैसे अलग अलग स्टोरेज होते हैं, जैसे आलू का भी कोल्ड स्टोरेज होता है, पता होगा आपको, यस जहाँ मैम। पे अलग अलग जैसे किसी एक एरिया में वो वेयर हाउस है तो अलग अलग एरिया से लोग आके उनका उनके जो आलू होंगे वो वहाँ पे रखेंगे कोल्ड स्टोरेज में, Yes, ma'am. राइट। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई कस्टमर आएगा वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, तो एज इट इज नहीं रखते हैं, उसको पहले क्लीनिंग करते हैं, राइट। अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी उनके पास स्टोरेज में रखा हुआ सामान होगा वो भी खराब हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही डेटा यस वेयर मैम। हाउस में डेटा रखने से पहले वो भी क्लीन होगा, प्रोसेस इज सेम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो बेसिकली वेयर हाउस क्या होता है, सी यहाँ पे एक डेफिनेशन है डेटा वेयर हाउस का। डेटा वेयर हाउस इज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी डिजाइन टू स्टोर, manage and analyze large volumes of structured data from multiple resources, right। यहाँ पे इस इमेज से भी आप समझ सकते हो कि अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा हमें एक सेंट्रलाइज स्टोरेज में स्टोर करना है, राइट। स्टोर करने से पहले हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें अलग अलग डेटा सोर्स का डेटा इस एक सेंट्रलाइज स्टोर में या सेंट्रलाइज वेयर हाउस में हमें स्टोर करना है, राइट। इसका यूज़ क्या होगा, क्यों करना है हमें डेटा स्टोर, टू मैनेज एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, इससे क्या होगा कि अलग अलग सोर्सेज का डेटा अगर एक जगह पे आ जाता है तो एनालिसिस विल बी इजी, एनालिसिस जो हमें करना है दैट विल बी इजी। ठीक है, लेकिन जब भी हमें डेटा स्टोर करना है अलग अलग सोर्सेज से एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, एज इट इज़ हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए जो प्रोसेस अप्लाई होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ETL प्रोसेस। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये प्रोसेस अप्लाई करके ही हम डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस का यूज़ क्या होगा, डेटा वेयर हाउस का यूज़ होता है बेसिकली इन बिजनेस इंटेलिजेंस, यहाँ पे दिया है। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। डेटा वेयर हाउस के डेटा पे जब हम एनालिसिस करेंगे उससे जो भी हमें नॉलेज मिलेगा, या यू कैन से जो भी हमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स, दिस ऑल आर सेम थिंग्स, जो कुछ भी हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट विल हेल्प बिजनेसेस इन डिसीजन मेकिंग, राइट। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास अलग अलग डेटा सोर्सेज का डेटा एक जगह पे स्टोर्ड है और मैंने उस पर एनालिसिस करके मुझे पता चला, जैसे सेल्स का डेटा है तो जनवरी में कितना सेल्स था, फेब में कितना था, मार्च में कितना था, अगर ऐसा ट्रेंड मुझे पता चला तो बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, उस ट्रेंड के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, राइट। जैसे जिस मंथ में सेल बहुत ड्रॉप था वहाँ पे मैं कुछ ऑफर दूंगी तो नेक्स्ट ईयर इस मंथ का सेल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये क्या हुआ, बिजनेस डिसीजन हुआ, लेकिन ये बिजनेस डिसीजन मैंने कौन से बेसिस पे लिया, बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। और डेटा कहाँ पे है मेरा, डेटा वेयर हाउस में। आ रहा है समझ में? यस मैम।
तो डेटा वेयर हाउस बेसिकली क्या करता है, जो भी बिजनेसेस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करने में या रियल टाइम डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। एक सिंगल सिस्टम में जब आपका डेटा स्टोर होगा तो आपका एनालिसिस इजी होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा सोर्स 1 में डेटा है उसको उसके ऊपर एनालिसिस अप्लाई करो, फिर डेटा सोर्स 2 में जो डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस करो, फिर डेटा सोर्स 3 में जो डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस करो, फिर भी आपका एनालिसिस इतना करेक्ट नहीं आएगा जितना अगर डेटा वेयर हाउस में स्टोर है, राइट। ये क्या होगा, डेटा सोर्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा। मतलब अगर डी मार्ट है, डी मार्ट का डेटा हम अगर कंसिडर करें, राइट, तो डी मार्ट के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, राइट। ऐसे हो सकता यस है कि मैम। डी मार्ट का एक जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें जनवरी मंथ का सेल बहुत हाई था, और एट द सेम टाइम डी मार्ट का जो सेकेंड ब्रांच है उसमें जनवरी का सेल बहुत लो था, राइट। तो ये एनालिसिस क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर आउटलेट, राइट। यस मैम। लेकिन हमें ओवरऑल एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट डी मार्ट, सेकेंड डी मार्ट, ऐसे जितने भी 100,000 डी मार्ट्स होंगे उन सब का डेटा कलेक्ट करना होगा, राइट। और वो कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा वेयर हाउसेस। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ here are some key characteristics of data warehouse. Because data warehouses are different from operational databases. ऑपरेशनल डेटाबेसेस मतलब जो करंट डेटा होता है, जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल डेटाबेस, राइट। जैसे अगर मैं किसी डी मार्ट के स्टोर में जाऊंगी तो जैसे ही मैं कुछ परचेस करूंगी उसका बिल होगा, राइट, तो वो बिल डेटाबेस में स्टोर होगा। इट इज, मान लो कि वो RDBMS यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरा एक बिल हुआ तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ, राइट। जैसे और किसी कस्टमर्स के बिल होंगे, जैसे कस्टमर 1 2 3 ऐसे 100 कस्टमर है, सबके बिल डेटाबेस में जाके स्टोर होंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड एज यस मैम। ऑपरेशनल डेटा। ये क्या है, ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा जो रियल टाइम में अपडेट होता है। ऑपरेशनल डेटा किसे कहते हैं हम, जो करंटली जो मैम। ऑपरेशनल है या उसमें डे टू डे अपडेट्स हो रहे हैं, राइट। डेटा वेयर हाउस वैसे नहीं होते। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, डेटा वेयर हाउस में हिस्टोरिक डेटा स्टोर होता है, राइट। जैसे एक पूरे दिन के जितने भी बिल हो गए, जैसे 10,000 बिल हो गए, तो 10,000 बिल्स का डेटा एट ए टाइम डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा। वो भी एज इट इज़ नहीं होगा, उस पर ETL प्रोसेस अप्लाई होगा, ठीक है। ETL मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, अभी तो आप मान लो कि ETL एक प्रोसेस है जो डेटा पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे ही पूरे दिन के मेरे 10,000 बिल्स हो गए तो उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर वो डेटा एक ही बार में डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा, राइट। ये हुआ जैसे एक ब्रांच का। ऐसे ही डी मार्ट के 100,000 ब्रांचेस है, उनका भी कुछ अलग अलग टाइमिंग होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी डेटा हुआ है उतना डेटा एट ए टाइम डेटा वेयर हाउस में ट्रांसफर होगा। समझ में आया ऑपरेशनल डेटा और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि डेटा वेयर हाउस के क्या फीचर्स होते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सेल्स का डेटा है, फाइनेंस का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डेटा हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं ताकि हमारा एनालिसिस इजी हो। ओके, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग डेटा सोर्सेज से जो कंबाइंड डेटा होता है वो हम एक यूनिफाइड फॉर्मेट में डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। ओके, देन टाइम वेरिएंट, इट स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा फॉर ट्रेंड एनालिसिस। हिस्टोरिक डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर मान लो 2021 का डेटा चाहिए, एक डी मार्ट के पर्टिकुलर ब्रांच का चाहिए या पूरे सारे ब्रांचेस का चाहिए, सो आई कैन गेट दैट डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस।
तो डेटा वेयरहाउस में डेटा इस तरीके से स्टोर होता है कि जैसे ही मुझे कुछ एनालिसिस करना हो हिस्टोरिकल डेटा पे तो इजीली मैं उससे वो डेटा फेच कर सकूँ, राइट। उसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं। जैसे डेटा वेयरहाउस में बेसिकली डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा क्यूब। ओके, डेटा क्यूब को भी हम Yes, डिटेल ma'am. में देखने वाले हैं। तो अलग अलग डायमेंशन वाइज डेटा वेयरहाउस में हम स्टोर करते हैं ताकि जब भी हमें जिस चीज़ का डेटा चाहिए वो हमें इजीली मिल सके। ऐसे नहीं है कि डेटा वेयरहाउस में सिर्फ हमने डेटा डंप किया और जब भी मुझे कुछ भी डेटा चाहिए तो उस पर फिर मैं एनालिसिस अप्लाई करूँगी, कुछ क्वेरी अप्लाई करूँगी और फिर वो डेटा मुझे सर्च करके निकाल के देगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्टोर करते वक्त ही हम इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर करेंगे कि किसी भी डायमेंशन का मुझे डेटा चाहिए होगा तो वो विद इन सेकेंड्स मुझे मिल जाएगा। गॉट इट? Yes, इट इज ma'am. टाइम Yes. वेरिएंट एंड इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब द डेटा इज वेरी स्टेबल। पास्ट रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड और डिलीटेड फ्रीक्वेंटली। जो डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में, जो डेटा होता है वो डिलीट भी नहीं होता है और फ्रीक्वेंटली अपडेट भी नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल डेटा में जैसे ही मेरा एक बिल होगा ऑपरेशनल डेटा में अपडेट होगा, राइट। ऐसे एट अ टाइम पर सेकेंड जैसे 10 भी बिल होते होंगे तो पर सेकेंड मेरा ऑपरेशनल डेटा अपडेट हो रहा है। डेटा वेयरहाउस में वैसे नहीं होता है। डेटा वेयरहाउस में एक फिक्स टाइमिंग या एक फिक्स इंटरवल होगा, उस टाइम पे ही डेटा उसमें अपडेट होगा। तो फ्रीक्वेंटली डेटा अपडेट या डिलीट नहीं होता डेटा वेयरहाउस में। Yes, ma'am. ओके और मैंने आपको अभी जैसे बताया कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं डेटा वेयरहाउस में इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सो इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस। जब भी हमें कुछ क्वेरी करना है डेटा वेयरहाउस पे या कुछ एनालिसिस करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करना हो तो भी वो उसमें से इजीली या क्विकली डेटा हमें हम फेच कर सकते हैं या रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो द डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस। क्लियर यहाँ तक?